अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो है वो हम चार्जेस को जो है वो स्टडी करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ़र्क है, जिसमें चार्जेस जो है वो रेस्ट में हो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसमें चार्जेस जो है वो मोशन में हो तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अच्छा जी, बहरहाल वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में बताई हुई है। वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी जो है वो सेम वही चार्ज होता है। द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज ई पॉजिटिव एंड दैट ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई नेगेटिव। तो दोनों के ऊपर जो है वो सेम ही चार्ज होता है, सिर्फ जो है वो साइन का डिफरेंस होता है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू होती है जी 1.63 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सी जो है वो कैपिटल सी, ये जो है वो कूलम को डिनोट करता है, फिर सी कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, दिस चार्ज इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज दैट हैज बीन डिस्कवर। तो ये जो है वो फ्री चार्ज जो है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट है जितना आज तक जो है वो डिस्कवर किया गया है। अच्छा, चार्जेस ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड आर बिल्ट अप ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उस किसी भी एलिमेंट के अंदर जो है वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऐड करके या निकाल करके चार्जेस को जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एन ए पार्टिकल में कंटेन। तो ये जो है वो मिनिमम अमाउंट होती है जो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो अगर जो है वो चार्जेस को कम या ज़्यादा करना हो तो वो किसके बराबर होगा जी, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन जो है वो इंटीजर है जिसके साथ भी हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और ई जो है वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चार्ज होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्जेस एट रेस्ट। एंड व्हेन चार्जेस आर इन मोशन वी कॉल इट एज एन इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो आज का मेन टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, ये जो है वो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स की एक्सप्लेनेशन करता है कि अगर हमारे पास जो है वो दो चार्जेस मौजूद है तो उनके अंदर उनके दरमियान जो है वो कितनी फोर्स जो है वो मौजूद होगी, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा, ये कूलम लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट क्वांटिफाइज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो है वो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो फोर्स की एक्सप्लेनेशन देता है। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड बाय फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स टी कूलम इन 1874। तो 1874 में जो है वो ये जो जर्मन साइंसदान थे चार्ल्स टी कूलम, इन्होंने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था। Coulomb's law is essential in understanding the behavior of charged particles and the interactions that govern many electrical phenomena। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अब आगे उसकी डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है। The force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of charges। दो चार्जेस ये जो दोनों मौजूद हैं इनके ऊपर, इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करें। चार्जेस की मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 जो यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला आर, उसके है जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, ये आगे जो है वो इसकी सारी मैथमेटिकल बताई हुई है। एफ इज इक्वल टू, अच्छा जी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था तो इसको खत्म करने के लिए जो है वो यहाँ पर के लिखा गया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी भी जो है वो आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। अच्छा जी, where F is the magnitude of the mutual force that acts on each of the 2 point charges। अब ये F वो वाली फोर्स है जो इन पॉइंट चार्जेस के ऊपर जो है वो अमल कर रही है, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है जी Q1 Q2, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है जी R। अच्छा, द फोर्स F ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस।
इस बात को अब यहाँ से देखें, वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, जो उनके दरमियान सेंटर वाली लाइन है, ये फोर्स, ये जो कूलम्स फोर्स है, ये उस लाइन के ऊपर जो है वो एक्ट करती है। मिसाल के तौर पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को परे की जानब जो है वो धकेल रहे हैं, तो उनके दरमियान उनकी जो सेंटर लाइन है, जो उनको मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन के ऊपर जो है वो ये अमल करती है, या ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है उनके दरमियान जो है वो उस लाइन के ऊपर अमल करती है जो उनको मिलाती है। अच्छा जी, in the force joining the K is the constant of proportionality. Its value depend upon the nature of the medium between the two charges and system of units in which F, Q and R are measured. तो K जो है वो हमारे पास proportionality constant होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये उनके दरमियान जो है वो दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मटेरियल रखा गया है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इफ द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस, अगर दोनों के दरमियान जो है वो फ्री स्पेस होगा, एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऐसा ही, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ है जी एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होती है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी, परमिट, जैसे हम बोलते हैं ना, उसको परमिट मिल गया, यानी उसको गुजरने की इजाजत मिल गई है, तो ये है जी परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन ऐसा यूनिट्स। इट्स वैल्यू जो है वो 8.85, मतलब 10 पावर जो है वो -12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर जो है वो होती है। अब ये जो है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो कैसे निकलती है, ये अगर हम यहाँ पर ले जाकर जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एफ की वैल्यू जो है वो न्यूटन्स में आ जाएंगी। एफ की वैल्यू जो है वो न्यूटन में आ जाएगी। आर का स्केयर, ये जो है डिस्टेंस, इसका जो है वो जब हम स्केयर लेंगे वो मीटर स्केयर बन जाएगा। Q1 Q2 का जो है वो कूलम स्केयर बन जाएगा। अब ये के की जगह पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये उस तरफ जाना है, वो वैल्यू जो है वो एफ वाली इस जानब आनी है, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी जी कूलम स्केयर, जो ऊपर है चार्जेस का कूलम स्केयर, और उसके साथ जो है वो न्यूटन जो है फिदर है, उसने दूसरी तरफ आके डिवाइड होना है पर न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर जो है वो ये तो पहले ही जो है वो बटे के नीचे है, तो ये हो जाएगा जी पर मीटर स्क्वायर। ये खैर उसके यूनिट से उसकी वैल्यू जो है वो 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, इसके जो है वो दोनों के यूनिट्स अक्सर आ जाते हैं, तो बच्चे जो है वो बाद कंफ्यूज हो जाते हैं के यूनिट्स क्या हैं, और ये जो है परमिटिविटी का फ्री स्पेस, इसके यूनिट्स क्या है, इसके अंदर जो है वो बच्चे बाद का जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है। तो ये के की वैल्यू उस फार्मूले के अंदर अगर आप लिख लेंगे तो आपको जो है वो आसानी से जो है वो बताना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये जो है वो एमसीक्यूज के वाले से इम्पोर्टेंट था। अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 8 × 10⁻⁻12, तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। अच्छा जी, अब ये वाली कैसे आती है, अब ये वाले जो इसके यूनिट है आप समझे, इसको आप यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। के की वैल्यू आ गई जी 9 × 10⁻⁹ तो इसका अब यूनिट क्या होगा, अब ये वाला आर इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी न्यूटन मीटर स्केयर, और ये वाला चार्जेस इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ डिवाइड होंगे तो पर कूलम स्केयर। अच्छा, ही द कूलम्स आप आगे कह रहे हैं द कूलम फोर इन फ्री स्पेसेस, तो कूलम्स फोर्स अब यहाँ पर उन्होंने जो के की वैल्यू पुट कर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये जो है वो उसकी फाइनल फॉर्म है जी। अच्छा जी, एज स्टेटेड अर्लियर कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, तो ये जो है वो उनके दरमियान एक म्यूचुअल फोर्स होती है। इट मींस दैट इफ Q1 exerts a force on Q2, देन Q2 आल्सो exerts an equal and opposite force on Q1। तो ये जो है वो अब दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो एक चार्ज जो दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी उतनी ही उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उनकी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। वी डिनोट द फोर्स exerted on Q2/Q1 as F21 and that on charge Q1 due to Q2 as F12। ये देखिए जी F12 इज इक्वल टू -F21, तो ये जो है वो कैसे आ रहा है? इसको आप जो है वो यहाँ से एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पर ये है जी हमारे पास चार्ज Q1, तो ये जो है वो इसके ऊपर जो जितनी फोर्स लगा रहा है रिपल्शन की, उसको परे की जानब जो है वो धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे जी F21।
F21 इसको कैसे कहेंगे, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये लिखा हुआ है F21, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको पहले लिख लेंगे जी F2, और जो फोर्स लगा रहा है F वो बाद में F21। और इसी तरह जब इस डायरेक्शन में बात करेंगे, अब Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये हो जाएगा जी फोर्स F12, क्योंकि 1 के ऊपर फोर्स लग रही है, 2 लगा रहा है, तो ये हो जाएगा जी F12। अब ये हमने जो है वो देख लिया कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। Say the magnitude of both these two forces is the same magnitude, उनकी सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस वो इंट्रोड्यूस टू यूनिट वेक्टर्स। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके दरमियान जो है यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स भी जो है वो बिल्कुल उसी तरतीब के साथ जो है वो दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो F21 था, तो यूनिट वेक्टर जो है वो R21 आ जाएगा। अब F12 है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी जो है वो R12 आ जाएगा। अच्छा, इधर फोर्सेस जो है वो F21 और F12 जो है वो इस बताई गई हैं, जो डायग्राम में दिखाई गई हैं, कैसे जो है वो Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, उसको हमने जो है वो F21 कह दिया। इसी तरह उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। यहाँ पर जो है वो साइन दोबारा बताया गया, द साइन ऑफ द चार्जेस जो है वो डिटरमाइन वेदर द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव। तो ये साइन जो है वो हमको बताता है कि उनके दरमियान जो फोर्स है वो जो है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अच्छा जी, अभी लास्ट में वो कह रहे हैं, वी शैल नाउ कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस अपॉन द कूलम्स फोर्स। तो उनके दरमियान जो मीडियम होता है, ये जो यहाँ पर हमने बोला था कि इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो जो एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उनके दरमियान वो तो थी फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट। तो अगर उनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद होगा, तो फिर ये जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ नहीं रहेगा, बल्कि साथ जो है वो जो मटेरियल मौजूद होगा वो भी आ जाएगा, relative permittivity, जिसको हम जो है वो एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, इफ द मीडियम इज एन इंसुलेटर इट इज यूजुअली रेफर्ड एज डाइइलेक्ट्रिक। तो उनके दरमियान अगर कोई इंसुलेटर होगा तो उसको हम जो है वो डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे, और उसकी वजह से जो है वो उनके दरमियान फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। This constant is known as the relative permittivity and is represented by epsilon. The value of relative permittivity of different dielectrics जो है वो ये इधर बताई हुई है, एयर की 1.006 है। अच्छा, ये कूलम फोर्स जो है वो मीडियम की मौजूदगी में जो है वो एप्सिलॉन और के बराबर होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक डायग्राम हमको दिखाई गई है। 3 पॉइंट चार्जेस जो है वो Q1 Q2 एंड Q3 जो है वो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। तो ये वाला जो Q1 चार्ज है, इसके ऊपर ये वाला Q2 एक फोर्स लगा रहा है, और एक जो है वो ये Q3 इसके ऊपर जो है वो एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, जो Q1 के ऊपर लग रही है इन दोनों की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हम जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि चीज़ें जो है वो समझने में आसानी होगी। अच्छा जी, अब ये देखें जी F12, हमने कहा हम वो फोर्स मालूम करने जा रहे हैं जो इस Q1 के ऊपर लग रही है। तो F12 जो 1 के ऊपर लग रही है और 2 जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा जी, K × Q1 Q2/R²। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। उसके बाद Q1 की वैल्यू जो है वो 40 है, Q2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 60 दी हुई है, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, 0.15 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से जो है वो हमारे पास जो है वो F12 आ जाएगी। उसके बाद जो है वो जो Q1 के ऊपर जो वो चार्ज Q3 की तरफ जानब से लग रही है, उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसके बाद Q1 Q3/R², उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 0.12। तो उसकी बेसिस पर जो है वो ये हमारे पास जो है वो 1250 न्यूटन आ जाएगी। अच्छा जी, अब देखें, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द F12 एंड F13 लेट अस मेक फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम जो है वो इनके दरमियान जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, ये वाली जो फोर्स है इनके दरमियान जो है वो जो Q2 वाली साइड से लग रही है, वो जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि वो जो है वो उनके दरमियान इस डायरेक्शन में जो है वो मौजूद है। लेकिन ये वाला जो है Q3 जो है, ये तो जो है वो 60 के एंगल पर बैठा हुआ है। तो उसके फिर जो है वो हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे जी, एक्स और वाई। तो पहले हम जो है वो उसके हवाले से जो है वो जो Q3 वाली फोर्स है उसको जो है वो हम उसके हवाले से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एफ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1
2 and F13, लेट अस मेक फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम जो है वो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसको कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा वाला जो एंगल के साथ होता है वो कॉस, और उसके जो सामने होता है वो होता है जी साइन। उसको इधर लिखना था, इधर लिख लें, जो है वो सेम ही बात है। अच्छा, रिजॉल्विंग F13 इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने जो है वो उसको डिवाइड कर लिया है। तो जो एक्स की वाली साइड से हो रही है F13 cos 60, तो F13 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है 1250 न्यूटन इंटू cos 60। उसकी वैल्यू 0.5 जो है वो साथ लिख दी, मल्टीप्लाई हो गई। तो F13 x की वैल्यू आ गई। अब F13 y की जो है वो हमने इस वाले कंपोनेंट के क्रॉस लेनी है, F13 इंटू साइन 60। तो F13 की वैल्यू 1250 इंटू जो है वो साइन 60 की वैल्यू 0.86 आ गई, 1075 न्यूटन। अच्छा जी, द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, तो एक्स वाली साइड पर अगर हम देखें तो F2 वाली साइड से भी जो है वो एक फोर्स लग रही थी, और साथ इसका जो है वो ये जो कॉस थीटा वाला जो है वो कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट, ये वाली इस साइड से जो है वो दोनों ऐड अप हो रही हैं। तो F12 जो उस एक्स डायरेक्शन में थी, और इस ये जो वाई वाली थी उस साइड से भी जो है वो उसका कॉस थीटा वाला जो है वो कंपोनेंट वो उसी डायरेक्शन में आ रहा था एक्स के अक्रॉस। तो यहाँ से ये जो है वो दोनों ऐड अप हो जाएंगी। ये F12 जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, और F13 कॉस 60 वाला जो एक्स के अक्रॉस जो कंपोनेंट आ रहा है, वो दोनों जो है वो ऐड अप हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट से फोर्स आ गई। जब वाई कंपोनेंट से देखेंगे तो उस जानब से जो है वो हमारे पास ये F13 साइन 60 वाली जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1075 न्यूटन। जो हमने जो है वो यहाँ से कैलकुलेट की है F13 इंटू साइन 60, 1075 न्यूटन आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है वो मैग्नीट्यूड फोर्स की कैलकुलेट करनी थी। तो मैग्नीट्यूड के में क्या होता है जी, एक्स और वाई दोनों का जो है वो स्केयर लेकर उसका जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं। एफ एक्स वाली का स्केयर है प्लस एफ वाई का स्केयर, सारे का जो है वो अंडर रूट हम जो है वो ले लेंगे। इस वैल्यू का 1585 और 1075 इसका अंडर रूट ले लिया, तो वो जो है वो हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई दोनों कंपोनेंट्स की वजह से, एक्स और वाई वाली साइड से। और उसकी डायरेक्शन ले लेंगे तो F y/F x, तो ये आ जाएगी जी 1075/1585। तो ये जो है वो हमारे पास 0.68 आ जाएगी। और अगर थीटा को हम इधर ही रखेंगे, tan 1/0.68 वो जो है वो 34 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी आ गई, और यहाँ से जो है वो डायरेक्शन भी आ गए। अच्छा जी, अब आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब पहले हमने उन दो चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स पढ़ी थी, तो अब जो है वो हमने देखा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक चार्ज जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उससे कुछ फासले पर एक और चार्ज आता है। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक और चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक हम रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये उसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगाता है, वो बाहर की जानब जो है वो हरकत करता है। या अगर ये पॉजिटिव था, अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज ला के रख देते हैं, तो ये उसके ऊपर जो है अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, उसको अपनी जानब खींचेगा। तो वो एरिया, ये जो आ रहा है वो एरिया जिसके ऊपर ये वाला चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, वो एरिया जिसके अंदर ये वाला चार्ज जो है वो किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने एरिया तक जो है वो उसके ऊपर फोर्स जो है वो लगा सकता है। तो फिर इसमें क्या होगा, बिल्कुल जिस तरह हमने पिछली दफा फोर्स का फार्मूला जो है वो हमने देखा था, फार्मूला बिल्कुल वही है, सिर्फ उसको क्यू के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा जी, इससे हमारे पास जो है वो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि जो फोर्स हमारे पास मौजूद थी उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो है वो कितनी स्ट्रेंथ है, कितने एरिया तक वो जो है वो फोर्स लगा सकता है। अच्छा, we have learned that a charge experiences an electrostatic force in the presence of other charges। तो दूसरे चार्जेस की वजह से जो एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करता है। लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्यू। हमारे पास ये जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है वो यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो जब उसके ऊपर उसके नज़दीक जो है वो लाया गया है, तो उसके ऊपर जो है वो रिपल्शन की फोर्स ने अमल किया है। अच्छा, कूलम लॉ सजेस्ट दैट द फील्ड गेट्स स्ट्रोंगर एज अ पॉइंट ए गेट्स क्लोजर टू क्यू। अब ये वाला जितना इसके नजदीक आता जाएगा,
तो उतनी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही होगी, क्योंकि ये वाला इसका फील्ड आप समझे इस एरिया में है, तो इसके नजदीक नजदीक इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका फील्ड जो है वो कमजोर होता जाएगा। अब आगे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड आर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो उस एरिया के अंदर अगर हम जो है वो एक टेस्ट चार्ज को रखें, तो वो कितनी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फोर्स, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड, तो ये भी जो है वो पिछली बार की तरह जो है वो फोर्स ही है, सिर्फ एक चार्ज के ऊपर लग रही है। तो बिल्कुल जो है वो उसी तरह ये भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा जी, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अभी हमने देखी है ई, वो किसके बराबर आ जाएगी जी? फोर्स, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, फोर्स ओवर क्यू। क्यू के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स लग रही है, ये हमारे पास जो है वो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब फोर्स का फार्मूला जो हमने पिछली दफा देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q2 की जगह पर हमारे पास जो है वो जो फोर्स लगा रहा है, वो जो कैपिटल Q हमने जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, वो वाला Q यहाँ से आ गया, तो यहाँ से E की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको Q के ऊपर जो है वो डिवाइड करना है, तो Q से Q जो है वो कट जाएगा, कैपिटल Q जो है वो हमारे पास आ जाएगा Q ओवर आर स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में साथ जो है वो ये वाला यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 9.8 जो है वो हमें बता रही है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। तो इसका यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है जी न्यूटन, तो चार्ज का क्या होता है जी? कूलम, न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ ई इज द सेम एज दैट ऑफ एफ। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो ई की तरह ही होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग रही है। डायरेक्शन की हो या रिपल्शन की हो, द इक्वेशन 9.5 कैन आल्सो बी रिटन एज तो ये वाले जो इक्वेशन है इज इक्वल टू F/Q। तो ये जो है वो Q अगर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ अगर Q मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमारे पास जो है वो फोर्स की वैल्यू जो है वो अगेन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1, एक जो है वो हमारे पास Q1 है, एक जो है वो Q2 है। Q1 की वैल्यू 16 है, Q2 की वैल्यू जो है वो 4 है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। शोन इन फिगर, फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो उन दोनों के दरमियान जो है वो कोई ऐसा पॉइंट जो है वो आपने मालूम करना है जहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। बिटवीन द टू चार्जेस द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय देम हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो जो फील्ड, अब दोनों ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान जो वो रिपल्शन की फोर्स लग रही होगी, वो एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट होगी। उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय देम हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो एट ए पॉइंट। तो उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू E2, तो वहाँ पर जो है वो उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो जाएंगी। चलिए, लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q to BD। अभी इस साइड से जो जितना डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो कितना है जी? D। तो ये वाला सारा कितना था? 3.0 मीटर। तो ये वाला जो इतना डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.0 मीटर माइनस डी, 3.0 माइनस डी। चलिए, अब यहाँ से जो है वो E1 जो है वो E2 के बराबर आ गया, तो इसकी जो है वो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब E1 की वैल्यू जो इस साइड से Q1 वाली साइड से लग रही है, वो आ जाएगी जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1। जिस चार्ज की वजह से जो है वो फोर्स लग रही है Q1 ओवर डिस्टेंस कितना था जी? 3.0 माइनस डी होल का स्क्वायर। और इक्वल, ये यहाँ से आपको माइनस नजर आ रहा है, ये इक्वल का साइन है। दूसरी जानब जो इस जानब से फोर्स लग रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया जी Q2 वाली साइड से जो फोर्स लग रही है Q2 ओवर जो है वो डिस्टेंस जो है वो इस साइड से कितना था जी? डी स्क्वायर। कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जो है वो आमने सामने है, इक्वेशन के ऑपोजिट साइड्स पर हैं, तो दोनों जो है वो कट जाएंगे। फिर यहाँ पर Q1 की वैल्यू उसने पुट कर दिया 16.00 इस पावर जो है वो -6, ये माइक्रो लिखा हुआ है तो -6 में कूलम आ गई। ओवर ये जो है वो उसने उन्होंने स्केयर ओपन किया है, A - B का स्केयर, A² प्लस B² -2AB। और दूसरी जानब से जो है वो ये कैंसिल आउट हो गया था, Q2 की वैल्यू 4.0 और साथ जो है वो D²। अब ये जो है वो इनके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये D उस जानब जाके मल्टीप्लाई होगा, ये D जो है वो उस जानब जाके मल्टीप्लाई होगा।
जब इसको हम जो है वो शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी d² + 2d - 3 = 0। तो यहाँ से जो है वो उसकी दो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, डी की +1 मीटर और माइनस जो है वो 3 मीटर। तो उनके दरम्यान डिस्टेंस मालूम करना था, डिस्टेंस जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास जो है वो +1 मीटर वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे है जी 9.3 है कि प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है जो उसके वेट के बराबर है, यानी हमें जो है वो फोर्स की वैल्यू बता के ये प्रोटॉन जो एक पार्टिकल है उसके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ई जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी किसके बराबर होती है जी, फोर्स ओवर चार्ज। तो फोर्स जो है वो उसके वेट की लग रही है, तो वो यहाँ से F = W = mg आ जाएगा। ओवर क्यू की जगह पर जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो जो है वो हमने यहाँ पर ई लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो सेम ही होता है, हमने शुरू में देखा है चैप्टर के स्टार्ट में, सिर्फ जो है वो साइन डिफरेंट होता है। तो ये आ गया जी 1.67 ज़रूर 10 ये उसका मैथ जो क्वेश्चन में बताया गया है, मैथ ऑफ प्रोटॉन 1.67 ज़रूर 10⁻⁻27 kg। अच्छा, इस साथ जी की वैल्यू 9.8 और ओवर जो है वो चार्ज के प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.60 ज़रूर 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कह रहे उन्होंने जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर स्किप करवाया हुआ है। एक ये मैं जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या। मिसाल के तौर पर अब ये देखेंगे कि चार्ज मौजूद है, तो उसके इर्द गिर्द अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव जो है वो टेस्ट चार्ज यहाँ पर लगाया लाया जाएगा तो ये उसके ऊपर जो है वो एक फोर्स अमल करेगा। तो ये वाला उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको ही हमने कह दिया जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मतलब फील्ड लाइन क्या है, ये उसका वही एरिया ही है जिसके अंदर ये जो है वो दूसरे चार्जेस के ऊपर जो है वो फोर्स लगा सकता है। तो उस एरिया की बात हो रही है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की जानिब होंगी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उसकी जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की जानिब उनकी डायरेक्शन होगी। अब ये जो है वो दो पॉजिटिव चार्जेस आमने सामने, तो इसकी साइन जो है वो इस तरह से जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही बात वो कर रहे हैं कि जितना जो है वो उस एरिया के जहाँ पर वो चार्ज मौजूद है उसके नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे वो बाहर की जानब जाती जाएंगी तो उसकी शिद्दत जो है वो कम होती जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज की जो है वो इस तरह की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस तरह जो है वो एक दूसरे से वापस मुड़ेंगी, बाहर की जानब निकलेंगी। पैराग्राफ्स में सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, टॉपिक जो है वो स्किप किया हुआ है, तो इसलिए मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब ये एक ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों की जो है वो फोर्सेस जो है वो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, ये पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव में इनसाइड होती हैं, तो जाती जो है वो उसके अंदर जो है वो सारी जा रही हैं। ये भी जो है वो आप समझे वो ही बताया हुआ है। अब आगे इसकी जो है वो समरी बताई हुई, पॉजिटिव चार्ज वाली जो है वो बाहर की जानब निकलती हैं। ये इनके जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हुए थे। अच्छा जी, आप जी अब जो है वो दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।